everybody and welcome back to SK1AKS and we're back once again with another series and this is specifically aimed for JEE Main 2023. Since हम लोग जानते हैं JEE Main बहुत ही पास आ गया and I did a poll in the community section and वहाँ पे I asked it कि which series do you need next for JEE Main जो the upcoming JEE Main exam and obviously हम सब जानते हैं कि most of the votes mechanics के लिए ही थी and that is the reason I'll start mechanics from now on and will try to complete this series as soon as possible. अब देखो since mechanics में हम लोग जानते हैं कि शुरुआत units and dimensions से होती है and we also go through vectors and obviously mechanics is the beginning of physics तो वहाँ पे हम लोग calculus भी पढ़ते हैं but I will skip through these three things क्योंकि अगर basic mathematics वो तो complete mathematics है. So I'll assume कि everybody knows here the basic mathematical tools. बात आई vectors की तो vectors भी actual में एक kind की mathematics ही है and I'll assume कि सबको vectors भी आता है and units and dimensions सबको सच में आता है. तो जो real beginning होती है mechanics की that is from where we study kinematics. तो हम लोग kinematics 1D से शुरुआत करेंगे. We'll start with motion in 1D and continue further with fluid and all stuff. Till oscillations we can see SHM. तो अगर motion in 1D से start करते हैं तो first of all we have to understand precisely what is motion itself. Here we'll be mainly discussing at least in this video about the parameters, the terms related to motion. And यहाँ पे 1D से related है तो obviously हम लोग जानते हैं कि vectors की कोई use नहीं होगी but we'll just use a plus and minus sign to show directions of various vector quantities. कोई वेक्टर्स का जो वेक्टर का जो अलजेब्रा होता है वी वोंट बी यूजिंग दैट ओवर हियर. तो अगर मोशन इन 1D से स्टार्ट करते हैं द थिंग इज कि वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज एग्जैक्टली एंड वी ऑल नो कि अगर मोशन की बात करें जब भी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है आपके पास एंड ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव आपने बता दिया कि मान लो कोई डिस्टेंस पे है किसी स्पेसिफिक सेपरेशन पे है इन एनी गिवन डायरेक्शन एंड ये जो ऑब्जेक्ट है अब अगर उस डिस्टेंस को चेंज करता है विच वी से अब अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर एरिया या फिर गिवन रीजन के रिस्पेक्ट में देन वी से कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये मोशन में. नाउ दिस थिंग इज वेरी सिंपल बट व्हाट वी हैव टू मेनली फोकस इज कि यहाँ पे हमेशा दो बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं. दो बॉडीज या फिर एक बॉडी एंड ए रीजन वी माइट से. जो फर्स्ट बॉडी होती है किसकी मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब ये कुछ भी हो सकता है जो बॉडी एक्चुअल में मोशन कर रही है जो मूव कर रही है ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. एक ब्लॉक हो सकता है एक स्फेरिकल बॉल हो सकती है या फिर कोई भी इरेगुलर शेप्ड का ऑब्जेक्ट हो सकता है. बट द थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर ओवर हियर इज कि तीनों काइंड के ऑब्जेक्ट्स को कोई रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. एंड ये तभी होगा अगर इन ऑब्जेक्ट्स की जो साइज है अगर मैं इसका डियामीटर या फिर रेडियस कंसिडर कर लूँ या फिर इसका कोई भी डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर व्हाटएवर कंसिडर कर लूँ या फिर इसकी लेंथ या ब्रेड्थ कंसिडर कर लूँ बोथ आर द सेम एग्जैक्टली क्योंकि स्क्वायर एस्यूम किए. तो ये अगर बहुत ही छोटे होंगे कंपेयर्ड टू व्हाट compared to the distance जो कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा when it is undergoing motion तब मैं इन सारे काइंड के ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. Now this will only happen when and when अगर मैंने मान लिया L is the size of the object it is very much lesser than the distance जो कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है that will be traveled during motion. तो जब ये पर्टिकुलर केस वैलिड होता है तब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड इसके फायदे क्या हैं? यू डोंट हैव टू गो एंड स्टडी ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स. मतलब इन ऑब्जेक्ट्स में ये जितने भी एटम्स हैं या फिर यू माइट से मॉलिक्यूल्स हैं टू गो ऑन मोर माइक्रोस्कोपिक लेवल इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स कंसिडर करें न्यूट्रॉन्स हैं तो यू वॉन्ट हैव टू स्टडी देम सेपरेटली बल्कि क्या किया कि पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मान लिया. एंड व्हेन यू डू दैट आपको एक ही पॉइंट की स्टडी करनी है but not of all these points that you have over here that are distributed in this region. ये हमें ये भी नहीं पता हो सकता है कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे एग्जैक्टली तो सबको क्या किया एक ही मान लिया. अब अगर आपको एग्जैक्टली
द मोशन ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स पढ़ने, सो दैट विल स्टडी ओनली इन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन फ्रॉम देयर ओन ओनली। लेकिन अभी हम लोग इन सबको पॉइंट पार्टिकल्स मान के चलते हैं। सो दीज काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर व्हाट यू कॉल पॉइंट पार्टिकल, सो विल अस्यूम इट दैट वे। लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है व्हाइल स्टडीइंग मोशन, एक जिसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा जो बॉडी होता है जो मोशन ऑब्जर्व करता है या फिर जहां से मोशन ऑब्जर्व करता है। अब ये कुछ ऐसे हो सकता है कि ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई ऑब्जर्वर ही होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा, दैट इज हाउ इट इज एग्जैक्टली डन, कि कोई ऑब्जर्वर ही तो करेगा। ये कोई इंसान हो सकता है या फिर समथिंग लाइक दैट, नॉट दैट आई एम सेइंग कि इंसान के अलावा यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड जस्ट स्टडी मोशन इन 1D एंड ऑल स्टफ, बट इट माइट बी एन एनिमल लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर बॉडी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो बॉडीज की इन्वॉल्वमेंट होंगी। अब ये जो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे यू हैव टू नोटिस, ये अगर मोशन को देख रहा है तो किसी ना किसी एरिया से, किसी ना किसी रीजन से देख रहा है, समवेयर इन स्पेस, किसी ना किसी पॉइंट से वो देख रहा है। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर से हम लोग एसोसिएट कर देते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली आ गया कि आपने क्या किया कि मैं यहाँ पे आई विल टेक अप द कंसेप्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच एट फर्स्ट आई विल यूज एन XYZ, later on सिर्फ x करेंगे and when we will try to study motion and the gravity then सिर्फ y। तो अगर मैंने एक XYZ लिया तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, टू स्टडी द मोशन ऑफ दिस बॉडी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जर्वर के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे एंड ऑब्जर्वर को सीधे यहाँ पे एट द सेंटर, एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने रख दिया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक आप बना सकते हो XYZ, एक X डैश Y डैश Z डैश, एक आप बना सकते हो X डबल डैश Y डबल डैश Z डबल डैश, बहुत सारे काइंड के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो वहां पे हम लोग कोई भी एक रैंडम कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपने ग्राउंड पे एक पॉइंट पिकअप किया, कौन सा पॉइंट जिसकी ओरिजिन कहाँ पे है, ऑब्जर्वर की, लेट्स से जहां पे ऑब्जर्वर लोकेटेड है उसके रेस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एंड एक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन, मतलब XYZ तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस बन के वो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया। तो ये ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा होके इसको ऑब्जर्व करता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक तो जो ऑब्जेक्ट है एंड दूसरा मोर लाइकली यू माइट से मोर करेक्टली काइंड ऑफ बॉडी, राइट, दैट इज द थिंग। तो अब ऑब्जर्वर इससे कहीं से मेजर कर रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लॉक को ऐड कर दिया, मतलब एक ये चीज तो है हमारे पास, इसमें आपने क्या किया, एक क्लॉक को ऐड कर दिया। पहला कंसेप्ट जो है वो तो मैथमेटिकल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैथमेटिकल कंसेप्ट, उसमें आपने एक क्लॉक को ऐड कर दिया। बाय दिस आई मीन कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, नॉट एग्जैक्टली कि इसमें आप कहीं पे क्लॉक को ड्रॉ करें और समथिंग लाइक दैट, बट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी मोशन होगी उसमें आप टाइम ड्यूरेशन मेजर कर सकते हो, मतलब टाइम इंस्टेंट मेजर कर सकते हो, कब ये ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट किया, कब इसकी मोशन कुछ ऐसे चल रही थी और फिर कब एंड हुआ, एंड वेरियस अदर थिंग्स लाइक दैट। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एनी टू इवेंट्स जो कि इस मोशन में होगा वो भी मेजर कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई मीन कि यहाँ पे टाइम की मेजरमेंट पॉसिबल है। तो वो क्वांटिटीज की मेजरमेंट बेसिकली एट फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं XYZ कोऑर्डिनेट्स, उसके साथ आप टाइम को भी मेजर कर रहे हो। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है, दिस इज व्हाट यू कॉल अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इट इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक। मैथमेटिकली इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अ क्लॉक इन इट, मतलब टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, को कहते हैं। इन मोर ऑफ अ फिजिकल सेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एग्जैक्टली द प्लेस जहां से ऑब्जर्वर इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल। दैट इज व्हाट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। कि ऑब्जर्वर अगर एक बस में है तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो दैट पर्टिकुलर बस। ऑब्जर्वर किसी दूसरी व्हीकल में है, सो दैट व्हीकल। ग्राउंड पे है, सो ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज हाउ वी डू इट।
अगेन मोशन को बहुत डिफरेंट जगह से मेजर किया जा सकता है और ऑब्जर्व किया जा सकता है। दैट इज द रीजन कि बहुत सारी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हो सकती हैं एंड फ्रॉम ईच ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू माइट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर द सेम क्वांटिटीज ऑफ मोशन। ऐसा हो सकता है एंड दैट इज द रीजन हमें वाइजली फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना होता है while solving problems of this chapter and most of the cases में ये frame of reference ground ही होगा। most of the cases में will just choose ground as a frame of reference। तो ये concept हो गया about the point particle and the frame of reference, कैसे motion को exactly हम लोग study करना start करते हैं। Now let's exactly get to the point। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे x y z लिया था, I'll tell you कि अब मैं सिर्फ x लूंगा। मतलब आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव x है, यहाँ पे एक नेगेटिव x है, बीच में कहीं हम लोगों ने ओरिजिन को प्लेस किया। वी नो मैथमेटिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस है मेरी, तो यहाँ पे ये जितने भी लेट्स से पॉइंट्स हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एक्सटेंड करेंगे एंड ऑन द लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। दीज आर यूनिट्स and to be more precise unit distances from the origin, all these points that you have over here। अब जब हम लोग मोशन स्टडी करते हैं तो वी नो कि ऑब्वियसली यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर एक्सिस से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट पार्टिकल भी तो कहीं इसी एक्सिस पे लोकेटेड होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, लेकिन 1D मोशन स्टडी कर रहे हैं सो विल एज्यूम कि ये ऑब्जेक्ट कहीं एक्स एक्सिस पे ही लोकेटेड है। और ऐसा कर सकते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है वहां पे अपनी एक्स एक्सिस चूज कर लेंगे। तो लेट्स से किसी भी रैंडम पोजीशन से 3 पे ये ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, हियर्स वेयर द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इज। तब हम लोग डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे यहाँ पे एक्स से डिनोट करेंगे एंड व्हाट इट इज एग्जैक्टली कि ये ऑब्जेक्ट कितने यूनिट डिस्टेंसेस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे कितने यूनिट्स, हियर्स 3, तो 3 यूनिट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस हमें क्या करना है, वी हैव टू मेजर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। वर्टिकल एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट, अगर जेड है तो जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपको बस यूनिट डिस्टेंसेस मेजर करनी है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जहां से ऑब्जर्वर है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी वैरी कर सकता है। द पोजीशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट from the to be more precise this person or this observer to the object, मतलब origin से object तक का with a sign। यहाँ पे position पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। राइट साइड पे है, हम लोगों ने चूज किया है तो पॉजिटिव 3 यूनिट। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड हुआ होता तो द पोजिशन वुड बी नेगेटिव 3 यूनिट, क्योंकि 2 डायरेक्शन हो सकती मूव करने की, यहाँ पे एंड द ऑपोजिट। दैट इज वाई हमें वाइजली यहाँ पे चूज करना पड़ेगा अपने नंबर्स। सो दिस साइड विल डिफाइन एज पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर पोजीशन। तो अब सिंस यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रही है, मैं पोजीशन को एक्स से ही डिनोट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। दैट इज व्हाट पोजीशन एग्जैक्टली इज मैथमेटिकली। Again physically तो ऐसे the distance from the object and the origin, that is observer with sign of course। यहाँ पे with sign we have to focus that। लेकिन since यहाँ पे motion हो रहा है so you have to see, जब motion होगा so you of course know ये position change होगी, that is how motion is defined। तो अगर position change होगी तो objects के पास at least you might say 2 position होंगी at the beginning of the interval and the end of the interval, क्योंकि कुछ टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली पोजीशन चेंज करने में। तो अगर मैंने बता दिया कि इनिशियली द पार्टिकल कुछ यहाँ पे है विच आई एग्जैक्टली कैन नॉट से 3, बट इसे मान लेते हैं कि एक्स आई, दैट इज एक्स सब आई, एंड फाइनली पार्टिकल कहीं पे पहुंच गया लेट्स से एट अ पोजीशन एक्स सब एफ। तो इनिशियल इतनी थी, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। तब हम लोग सिंस हमें मोशन को स्टडी करना है, हम लोग डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट which is written by delta x, and always remember delta x is never delta times x। तो आपको ऐसे कई स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे इक्वेशंस एज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट कैंसिल एक्स एंड एक्स व्हेन यू सी डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इट इज नॉट पॉसिबल, बल्कि डेल्टा एक्स इज अ टर्म इन इट्स ओन।
तो डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं एज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटी इज व्हाट? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर मैंने फाइनल वैल्यू ऑफ पोजीशन xf रख दिया एंड इनिशियल xi रख दिया, सो वी डिफाइन द चेंज इन पोजीशन सिंपली टू बी xf माइनस xi। एंड ये जो चेंज इन पोजीशन, ये जो टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां पे ओनली अलोंग x है, दैट इज व्हाई डेल्टा x से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज xf माइनस xi, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बताते हैं? पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, पार्टिकल फाइनली कहाँ था, इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगेन नोटिस कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, सो यू ऑलरेडी नो फ्रॉम हियर कि अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब क्या? मतलब पार्टिकल कहीं गया एंड घूम के वापस आ गया, मतलब क्या कि दोनों पॉइंट्स हैं तो सेम, सो द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है ये बेसिकली क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, इसे आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? आपने कौन सा साइन चूज किया पॉजिटिव एक्स के लिए, मतलब कौन सा साइन चूज किया पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, एंड ऑपोजिट के लिए कौन सा साइन। लाइक अगर मैंने बोला कि पार्टिकल इनिशियली फोर्थ पे था एंड फिर ये क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव किया एंड ये थर्ड पे चला गया, सो नोटिस अभी भी पार्टिकल पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस पे ही है, क्योंकि अभी भी ये पॉजिटिव थर्ड पे है, लेकिन इनिशियली ये पॉजिटिव फोर्थ पे था। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट इट डजंट मैटर कि पार्टिकल कौन से साइड ऑफ द एक्सिस पे है, बल्कि ये मैटर करता है कौन से साइड ऑफ द एक्सिस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल -3 पे है एंड ये चला गया -2 पे, सो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो इट विल जस्ट नॉट मैटर व्हाट इज द साइन ऑफ वन ऑफ देम, या फिर पार्टिकल कौन से साइड ऑफ द ओरिजिन पे है, बट इट विल जस्ट मैटर कि पार्टिकल बेसिकली कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। 4 पे था, 3 पे चला गया, -1 यूनिट, तो बेसिकली ये नेगेटिव भी हो सकता है, वापस उसी पोजीशन पे आ गया, 3 पे था, 4 पे गया, 5 पे गया, फिर वापस 3 पे आ गया, तो 0 भी हो सकता है। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब सिंस यहाँ पे हम लोग यूनिट्स एज अ यूनिट यूज कर रहे हैं, नाउ विल ब्रिंग इट टू मीटर्स। पोजीशन को ऑब्वियसली डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, तो जो SI यूनिट है वहां पे पोजीशन को हम लोग एज मीटर्स बोलते हैं। सो दिस 3 यूनिट विल राइट इट एज मीटर, 3 मीटर और 3 meters. Since displacement is nothing but a difference of two kinds of positions, तो displacement भी मीटर में मेजर होगा, in meter only, that is denoted by small m that you have over here. So that is displacement. अब displacement देखो हमेशा यहाँ पे end points पे डिपेंड करेगा, the initial and final in a similar way। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एंड पॉइंट्स की डिस्कशन नहीं करनी है, बट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको सिर्फ एंड पॉइंट्स मैटर नहीं करते। सिंस डिस्प्लेसमेंट तो 0 तब भी हो सकता है जब मोशन नहीं था, एंड अगर मोशन हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सो इन केस यू वांट टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ जो कि इस पार्टिकल ने फॉलो किया, उस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं द टर्म डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इज समथिंग लाइक दिस, कि डिस्टेंस इज just defined this way, it is the total path length, is the just the total path length of the object. You will see no specific formula like this, लेकिन जितना भी पार्टिकल ने जितने भी मीटर्स, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ मीटर्स या फिर किलोमीटर्स जो भी आप मेजर करे हो, जस्ट द नंबर ऑफ मीटर्स दैट यू हैव ओवर हियर, दैट इज डिस्टेंस जो कि पार्टिकल ने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट इज end points, about end points, the different of these end points, लेकिन distance is complete path length, कि अगर 3 से 4 तक गया, 4 से 5 and 5 से वापस 3 पे आ गया, तो ये जो जितना इसने कवर किया from 3 to 4 plus 4 to 5 and plus 5 to 3 again, ये सारा आपको ऐड करना पड़ेगा, whereas in displacement ये कैंसिल हो जाएगा because you are going from 3 to 4 to 5,
रिटर्निंग बैक इनिशियल फाइनल सेम, तो 0 हो गया। वेरास डिस्टेंस में यू विल सी इट डजंट गेट कैंसल, तो हमेशा ऐड होगा। तो आप देखोगे डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, पाथ लेंथ इज नेवर नेगेटिव, कोई भी डायरेक्शन हो। That is why it is a scalar, whereas this is a vector. But we won't discuss about that again over here. Negative कभी नहीं होगा and zero भी कभी नहीं होगा as long as there is some motion. तो motion की बात करें तो we want set is zero. Displacement positive, negative, zero. Distance only positive. Again path length है तो मीटर में ही मेजर होगा, that is m. Dimensions की बात करें तो सबकी dimensions l है। You see, जो हमारी पोजीशन है ये भी L, इसकी डायमेंशंस, सिंस इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डिफरेंस ऑफ लेंथ, मतलब वो भी लेंथ ही है तो उसकी भी डायमेंशंस L। अगेन डिस्टेंस इज जस्ट अ पाथ लेंथ, तो इसकी भी डायमेंशंस क्या, इसकी भी डायमेंशंस L। तो इतना वी कवर्ड द बेसिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस पता चल गया। दिस इज अबाउट एंड पॉइंट्स, दिस इज कंप्लीट पाथ लेंथ, and then we'll again continue further from here. So first of all, let me pause the video and continue. Okay, so we have already looked after this much कि distance and displacement में क्या difference है and how do we exactly define them. Now let's define कि अब हम लोग rate of motion को कैसे measure करेंगे. The thing is कि जब भी motion हो रहा है so it will happen in a given time interval. ऑल्दो हम लोगों ने ये बता दिया कि बॉडी कितनी ज्यादा मूव कर रही है, either by distance which will give you the total path length, या फिर by displacement जो कि बताएगी कि बॉडी इनिशियली कहाँ है, फाइनली कहाँ है। बट along with that हमें बताने की बॉडी किस रेट से मूव कर रही है, मतलब आपने ये तो बता दिया कि कितना मूव कर रही है, जस्ट अगर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही, let's say by displacement हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डेल्टा x and in a given time duration डेल्टा t, तो हम लोग रेट भी बता सकते हैं, the rate of motion, that is the rate at which displacement is being covered. यहाँ पे displacement and distance दोनों की रेट दिया जा सकता है and we will exactly do that. The thing is कि हमारे पास एक frame of reference है which is just a coordinate system with a clock in it, तो हम लोग time duration measure कर सकते हैं। Now I'll consider कि अगर आपके पास let's say एक पोजीशन है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव x नेगेटिव x, अगर हमारे पास एक पोजीशन विच वी कॉल x1 एंड हम लोगों ने क्या किया, मेजर किया कि किस इंस्टेंट पे ये बॉडी इस पोजीशन पे थी, सो लेट्स कॉल दैट t1। फिर ये बॉडी मोशन करती है, मोशन अंडरगो करती है एंड इट इज इन मोशन। कुछ टाइम बाद जब टाइम इंस्टेंट t2 हो जाता है, अब ये बॉडी पोजीशन x2 पे, तो यहाँ पे मैं पहले तो दो क्वांटिटीज डायरेक्टली हमें गिवन है, क्या, डेल्टा x एंड डेल्टा t। डेल्टा x मतलब डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की पोजीशन में कितना चेंज आया, दैट इज x2 माइनस x1 डेल्टा x। उसके साथ हम लोग टाइम ड्यूरेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं, टाइम इंस्टेंट में कितना चेंज हुआ, मतलब टाइम तो हमेशा पॉजिटिव वे में फ्लो करता है तो डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो डेल्टा टी इज व्हाट, टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन में ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक का मोशन अंडरगो की। ये क्या है, द फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस द इनिशियल टाइम इंस्टेंट। इसे यूजुअली एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे 0 मान लेंगे एंड यहाँ पे टाइम इंस्टेंट t, तो डेल्टा t क्या हो जाएगा, बस t हो जाएगा। बट इट माइट नॉट बी द केस एंड इन दैट केस विल हैव टू कंसीडर एज t2 माइनस t1 ओनली। तो यहाँ पे डेल्टा x एंड डेल्टा t। नाउ अब हम लोग डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी विच इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम जितने में ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे डजंट मैटर कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या फिर अनइक्वल, इट डजंट एक्चुअली मैटर। जब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होता है, नो मैटर द डिटेल्स, हमेशा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। This is the average velocity, but remember it is an average of this total period of motion, this total duration of motion.
मतलब ये बॉडी यहां से यहां तक गई, तो ये जो पूरा लाइक से ड्यूरेशन था, इस पूरे ड्यूरेशन के लिए अगर आपको वेलोसिटी की एक सिंगल वैल्यू देनी हो, सो दैट इज द मीन वैल्यू, द एवरेज वैल्यू, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसको एक्सपैंड करना हो x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, सो दैट इज एवरेज वेलोसिटी, जस्ट अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसके साथ हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एवरेज स्पीड हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया। एवरेज स्पीड इज समथिंग लाइक दिस कंसेप्ट, दिस इज एवरेज स्पीड, दैट्स रिटन एज कितना डिस्टेंस कवर हुआ है डिवाइडेड बाय में टाइम ड्यूरेशन, जितना एक्चुअल में बॉडी ने लिया टू कवर दिस मच डिस्टेंस। दिस इज जस्ट द डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम ड्यूरेशन विच इज डेल्टा टी। ऐसे एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, एवरेज स्पीड डिस्टेंस के टर्म्स में। यूनिट्स की बात करें तो वी से बोथ आर मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड ओनली, मीटर्स पर सेकेंड, एंड दोनों के पास LT पर -1 के डायमेंशंस हैं। द यूनिट्स dimensions both have LT per -1, as you can just look at the equations and tell कि दोनों के पास यही सेम डायमेंशंस है of LT per -1। तो since we know कि यहाँ पे ना बेसिकली क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी ईदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, स्पेशली मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करें, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मोशन हो रहा है तो द मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन गो अप टू इज द टोटल पाथ लेंथ दैट इज बीइंग कवर्ड, मतलब डिस्टेंस। तो मैक्सिमम इट कैन गो अप टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इवन इफ हियर इज अ मैग्नीट्यूड, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन एक्चुअल में डिफरेंस भी आएगा। So it will always be either less than or equal to distance, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। And that is also the reason कि एवरेज स्पीड हमेशा या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होती है या फिर इक्वल होती है। This is another at important thing you have to just remember कि एवरेज स्पीड either greater than or lesser than average velocity. The reverse is not possible. Either greater than और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे शुरुआत हुई, यहाँ पे एंड कर गया, तो इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा भी चेंज आया तो एवरेज स्पीड विल बिकम ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एंड ऑब्वियसली वी नो कि अगर यहाँ पे कोई कर्व के अलोंग मोशन हो रहा है, एक प्लेन में, या दैट इज 2 डायमेंशनल, या फिर स्पेस में दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तब तो इट इज क्लियरली ग्रेटर, the magnitude of displacement is also clearly lesser than the magnitude of distance। तो ये तो एवरेज क्वांटिटीज की बात होगी। बट रिमेंबर कि जब मोशन हो रहा है, हमें ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे मोशन डिफाइन करना है, मतलब एवरेज तो फॉर दिस गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए डिफाइन हो रहा है, लेकिन हमें एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट बताने के किस रेट से मोशन हो रहा है, किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रही है, या फिर पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज। मतलब ये जो क्वांटिटीज होंगे ये एक ड्यूरेशन के लिए नहीं बल्कि हर एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन होगी। एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज सिंपली कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑल्सो सिंपली कॉल्ड स्पीड। सो व्हेनेवर वी से स्पीड या फिर वेलोसिटी, वी मीन द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ देम, नॉट द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ ऐसे डिफाइंड है। फर्स्ट स्टार्टिंग अगेन विद वेलोसिटी, कि आपने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे x1 है एट टाइम t1, यहाँ पे x2 है एट टाइम t2। दोनों इवेंट्स के बीच क्या ड्यूरेशन का गैप है, दैट इज डेल्टा t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा x। मैंने क्या किया, अगर मुझे बताने की x1 पे कितनी वेलोसिटी थी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x2 t2 को और पास ले आऊंगा टू x1 t1। सो क्लोज कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को कवर करना होगा इन ऑर्डर टू रीच अंटिल x2 t2,
ये जीरो हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट विल अप्रोच जीरो। डिस्प्लेसमेंट कम होगी, सो यू विल सी जितना टाइम लगेगा वो भी तो कम होगा। बट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट द एवरेज वैल्यू, ये तो इनफाइनाइट दिख रही है 0/0, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इन इट। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा दें कि इट इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू जीरो बट इट इज एक्चुअली जस्ट अप्रोचिंग जीरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, तब ये क्वांटिटी इनफाइनाइट नहीं होगी बट इट विल गिव अ रियल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ऑफ द वेलोसिटी। तो हम लोग वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या डिफाइन करते हैं कि अगर मैंने लिमिट लगा दिया कि डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, द डिनोमिनेटर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, तब मुझे किसी भी टाइम इंस्टेंट पे या फिर किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी पता चल सकती है। अगेन जब ये दोनों बहुत ही पास आ जाएंगे, x1 t1 एंड x2 t2 आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दैट डेल्टा t अप्रोचेज जीरो एंड डेल्टा x आल्सो अप्रोचेज जीरो। सो जस्ट लुक एट इट कि यहाँ पे क्या होगा, आपको दे आर जस्ट सो क्लोज टुगेदर कि ये जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू अब एवरेज नहीं रहेगी, फॉर अ ड्यूरेशन नहीं रहेगी, बट एट इंस्टेंट बन जाएगी, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि बोथ पोजीशंस एंड टाइम इंस्टेंट्स आर जस्ट सो क्लोज टुगेदर। And when we use this mathematical concept of limit, so this is completely accurate. It is no approximation. It is completely accurate. Limit of this quantity obviously हम लोग differentiation के form में define करते हैं, the dx over dt, derivative of position with respect to time. So instantaneous or simply velocity is the derivative of position with respect to time. That is the rate of change of position with respect to time. मतलब time के respect में आप किस रेट से पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो ये तो हो गया वेलोसिटी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कोर्स बीइंग द सेम। इसी वे में हम लोग स्पीड भी डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रबल आ जाती है। आर यू गोइंग टू डू इट लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डिस्टेंस ओवर डेल्टा टी? वेल देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। द थिंग इज कि स्पीड को इन द सेम वे आप dx ओवर dt ही लिखोगे, although there is a difference between average velocity and average speed. This is the delta x over delta t, displacement over time duration. This is the distance over time duration. लेकिन if you are looking exactly at it कि आपने क्या किया, दोनों points को एकदम close लाए, like here is x1 and just close to it x2, तो इन दोनों के बीच क्या छोटा सा एकदम differential amount में displacement हुआ, वो क्या है, dx है। So it is x and it is x plus dx in a time dt इतना कवर हुआ। तो if you are looking at it for a complete period of motion, basically क्या होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड डिफर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस डिफर कर जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट्स पे है, इनिशियल एंड फाइनल, कहीं भी राउंड अप करके किसी दूसरे पोजीशन पे एंड अप कर गया तो यही स्ट्रेट लाइन ही मैटर करेगी। डिस्टेंस विल अकाउंट फॉर द कंप्लीट पाथ। लेकिन जब इतना छोटा सा एकदम डिस्प्लेसमेंट होगा, सो यू कैन क्लियरली सी कि अब ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि कंप्लीटली एक स्ट्रेट लाइन है, नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट ओवर हियर, दिस इज जस्ट कंप्लीटली अ स्ट्रेट लाइन। अगर इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये कंप्लीटली एक स्ट्रेट लाइन है फॉर दिस स्मॉल अमाउंट। तो जब इतने छोटे वैल्यूज पे हम लोग आ जाते हैं, तब वी सी कि जो स्पीड विच इज यहाँ पे अगेन लिमिट लगा देंगे, तो किस चीज की लिमिट लगेगी, पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की ही लगेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जस्ट बिकम इक्वल फॉर अ स्मॉल सच अ इनफाइनेटेसिमल टाइम इंटरवल। तो दिस इज आल्सो dx ओवर dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी आर एक्चुअली द सेम, लेकिन नॉट एग्जैक्टली सेम, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि स्पीड को आप एग्जैक्टली dx ओवर dt नहीं बल्कि मॉड ऑफ dx ओवर dt लिखते हो, फॉर द रीजन कि यहाँ पे dx नेगेटिव dx भी हो सकता है। अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर किया तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसलिए यहाँ पे जब डिस्टेंस को रखेंगे मॉड ऑफ dx लगा देंगे, ताकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ रहेगा, नो साइन, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। So the only difference between instantaneous velocity and speed is कि यहाँ पे this will be the actual value, positive negative भी हो सकती है, and ये हमेशा positive ही रहेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिलेगा। So you might say this way that the mod of velocity
which is instantaneous velocity, is always equal to speed. Whereas अगर एवरेज वैल्यूज की बात करें तो एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. बट जब इनफाइनेटिसिमल लेट्स से ड्यूरेशंस की बात करते हैं, मतलब एग्जैक्टली एट एन इंस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जस्ट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. अगेन यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑब्वियसली सेम होंगे. तो ये दोनों क्वांटिटीज हमेशा एक ड्यूरेशन के लिए डिफाइन होते हैं, ये क्वांटिटीज इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती है. यू merely have to differentiate this term, the position, एंड फिर जिस भी टाइम इंस्टेंट के लिए आपको चाहिए उस टाइम की वैल्यू रखो एंड you'll get this term. तो इतना तो हो गया द डिस्टिंक्शन बिटवीन इवन वेलोसिटी एंड स्पीड. उसके आगे विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज. Alright, and now we are back once again. तो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात कर ली, वेलोसिटी एंड स्पीड की भी बात कर ली, एंड नाउ विल कम टू एक्सेलरेशन. नाउ द थिंग इज कि जैसे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है एंड उसको तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया द चेंज बाय वेलोसिटी. पहले तो डिस्प्लेसमेंट, एंड जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है दैट इज वेलोसिटी. लेकिन अब वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है. इट इज नॉट श्योर कि वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगी. इट माइट डिफर, एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताया भी. इट इज dx over dt at that instant, evaluated at that instant. वरना तो एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इक्वल होती. सो टू डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन. लेट्स से पार्टिकल कहीं यहाँ पे है एंड किसी टाइम इंस्टेंट t1 पे इसकी वेलोसिटी v1 है. नाउ इट इज नॉट श्योर कि t1 पे इसकी पोजीशन x1 है. t1 इज डिफाइंड टू बी दिस वे. हो सकता है, वी माइट अस्यूम टू बी सो, लेकिन अभी हम लोग क्या ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, t1 पे इसकी वेलोसिटी है v1. सो यहाँ पे वेलोसिटी के अप टर्म्स में डिफाइन करें. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, एंड किसी इंस्टेंट t2 पे वेलोसिटी हो गई v2. दो क्वांटिटीज यहीं से मिल रही. द चेंज इन वेलोसिटी विच इज सिंपली v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल. द टाइम ड्यूरेशन क्या, सेकेंड इंस्टेंट माइनस फर्स्ट इंस्टेंट. तो क्या मैं इस टाइम ड्यूरेशन एंड इस चेंज इन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूं फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, मतलब डेल्टा टी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी तब कर सकते हैं. एंड दिस इज डिफाइंड टू बी द एवरेज एक्सेलरेशन. इसे डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. सो ये तो हमारी हो गई एवरेज एक्सेलरेशन. अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. स्पीड एंड वेलोसिटी आर स्टिल डिफरेंट, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी आर एक्चुअली द सेम, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वेलोसिटी के पास साइन होगा, 1D में साइन होगा. ओवरऑल देखें तो इसके पास डायरेक्शन होगा, लेकिन दे आर स्टिल डिफरेंट क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है. तो अगर आप स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हो एंड वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, कैसे, इसके डायरेक्शन से, तो बेसिकली तब भी एक्सेलरेशन है. एंड वी विल जस्ट डिस्कस अ केस अबाउट दैट. तो ये एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. लेकिन ये अगेन एवरेज एक्सेलरेशन है. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द सेकंड इंस्टेंट माइनस एट द फर्स्ट इंस्टेंट ओवर द टाइम ड्यूरेशन. अब एक्सेलरेशन भी चेंज कर सकती है. तो अगर हमें एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट एक्सेलरेशन पता करना है, व्हाट यू विल डू, अगेन ब्रिंग द पॉइंट्स क्लोजर. जहां पे v2 थी एंड v1 थी, t1 एंड t2, एंड व्हाट यू आर गेटिंग, अप्लाई द लिमिट, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इवेंचुअली इज द एक्सेलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt. अब एक्सेलरेशन भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है. जीरो कब होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है. पॉजिटिव कब होगी, अब एंड नेगेटिव कब होगी. अब इन केसेस में अगर देखें तो एक्सेलरेशन बेसिकली पॉजिटिव होगी जब वेलोसिटी बेसिकली क्या कर रही है, इट इज इंक्रीजिंग, और टू बी मोर प्रिसाइज स्पीड इंक्रीज कर रही है. नेगेटिव होगी जब स्पीड डिक्रीज कर रही है, because then this dv over dt term will just go negative. अगर इसे अपने ग्राफ के टर्म्स में देखें, so it will be even better.
यहाँ पे मैंने ओरिजिन लोकेट कर दिया, ये प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स हो गया। अगर ये पार्टिकल बेसिकली इस पार्टिकल की ना मान लो हमारे किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे इस पोजीशन पे जब ये था, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे थी, ये यहाँ पे गया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन क्या है, अभी पॉजिटिव है। अब इन केस ये पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे था, जब ये यहाँ पे गया इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, तो बेसिकली एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इट इज dv ओवर dt। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा था लेकिन इसकी वेलोसिटी अब स्लो डाउन कर गई है, दैट इज सम केस व्हिच रियली मैटर्स ओवर हियर। क्योंकि मैंने बताया था कि जब स्पीड डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन बेसिकली विल बी नेगेटिव, इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव। लेकिन this is like some troublesome case over here that you might see, so it is more precise to say velocity over here, and that is one example I gave you why velocity and speed are still different, क्योंकि यहाँ पे साइन का मैटर आ जाता है। that is the reason you have to define। आप या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, just look at the graph, ग्राफ से पता चलेगा पॉजिटिव एक्स में है तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव एक्स में एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव वैल्यू, या फिर ऐसे कि इट विल बी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब साइन के साथ देख रहे हैं प्लस या माइनस, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज कर रही है, कैसे डिक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड से -3 मीटर पर सेकेंड होगी तो मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज कर रही है, लेकिन साइन के साथ देखिए -3 इज लेसर देन -2 तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, that is -5 मीटर पर सेकेंड over the time duration जितने में भी हुआ। So that is what we have to discuss over here, or to be more precise, sorry, -1 over the time duration। तो यहाँ पे हमें देखना है, many persons will say speed increase करिए तो acceleration positive है, decrease करिए negative है। No, you don't have to go according with that। यहाँ पे velocity matter कर रही है along with sign, या फिर just look at the graph and know if acceleration is positive या फिर negative। एक इस केस में अगर डिक्रीज कर रही है इवन स्पीड ओवर हियर तो ऑब्वियसली उस साइड है, या फिर इंक्रीज कर रही है तब बेसिकली यू आर सीइंग एक्सेलरेशन इस साइड है। सो दैट इज ऑल जस्ट गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो दैट इज हाउ यू डिफाइन एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। ऑल्सो वन मोर केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज बेसिकली एक ऐसा सर्कुलर मोशन जहां पे स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी हमेशा कांस्टेंट होती है। सर्कुलर मोशन सबको पता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर ले लिया, एक बॉडी है जो कि एक पाथ के अलोंग, लेट्स से एज्यूम रेडियस r के अलोंग मूव कर रही है, ये सबको पता है। अगर मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना मतलब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मोशन अंडरगो कर रहा है, उस केस में क्या यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगी? नॉर्मली वी कैन थिंक देयर इज नो एक्सेलरेशन, बट देयर इज इंडीड एन एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो कैसे? अगर मैंने इसे मान लिया क्लॉकवाइज, लेट्स से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, तो कुछ ऐसे। तो एट दिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? जब ये यहाँ पे होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, नीचे होगी। एट दिस पोजीशन वेलोसिटी क्या होगी? रिमेंबर टैंजेंट टू दिस पाथ इधर होगी। एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, एट दिस इंस्टेंट इधर होगी। इट विल बी टैंजेंट टू द पाथ एज यू माइट सी। यहाँ पे कहाँ होगी? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। Whereas since speed is constant लेकिन velocity matters in direction, तो ये केस although अभी 2D कहा गया which we won't discuss a lot over here, but I just want again to distinguish between speed and velocity and how acceleration will matter only by speed। तो basically यहाँ पे velocity की direction change हो रही है, मतलब velocity change हो रही है, so there is indeed an acceleration जो कि center के towards होता है, which is called centripetal acceleration, जिसका मतलब center seeking होता है, whereas speed is constant for at least uniform। So you can see there is still a distinction just due to the sign in 1D या फिर direction in 2D and 3D। So that is just another case, we will discuss about it in future videos। तो इतना तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया about derivatives and all। How to do the reverse?
अब now since we have known कि v equals dx over dt and equals dv over dt and all this stuff, अगर हमें इसी का रिवर्स चाहिए उस केस में हम लोग क्या करेंगे? मतलब आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है रादर देन अ पोजीशन, एंड आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कैलकुलेट करना है। उस केस में व्हाट यू डू इज सिंपली v equals dx over dt लिखो, what you do is cross multiply, dx equals v dt हो गया, and simply integrate it. अगर velocity constant है आप इसे बाहर ले सकते हो and you see this term will be simply equal to v times the integral dt. मतलब यहाँ पे constant velocity के लिए displacement is always the velocity times the time duration. It is just basic common sense also we can get from this integration also. अगर नहीं आप इसे बाहर नहीं ले सकते हो, अगर ये एज फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज इंटीग्रल फ्रॉम जीरो, यहाँ पे टाइम की वैल्यू जीरो होगी, कुछ पोजीशन एक्स आई होगी, टाइम टी हुआ तो कुछ एक्स एफ हो जाएगा। तो आपको क्या मिला? जो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्स एफ माइनस एक्स आई इज सिंपली इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टी टू टी वी डी टी। ऐसे यू हैव टू जस्ट डू द रिवर्स, मतलब इंटीग्रेट करना है। दैट इज हाउ यू विल डू इट। फाइनल पोजीशन चाहिए तो इनिशियल प्लस इंटीग्रल जीरो टू टी वी डी टी। ऐसे वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज इट? ए इक्वल्स डी वी ओवर डी टी। मतलब क्या? मतलब डी वी इक्वल्स ए डी टी। नाउ यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट। जीरो पे इसकी वैल्यू कुछ वी आई हो सकती है, टी पे कुछ वी एफ हो सकती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है तो लेट इट स्टे इन, एंड यू विल ओनली सी इट ओवर हियर कि वी एफ माइनस वी आई विच इज द चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रल जीरो टू टी ए डी टी। लेकिन यूजुअली डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे मैटर कर जाता है, नॉट एग्जैक्टली द पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम। वेलोसिटी की बात होती है तो वी रियली डोंट हैव एनी कंसर्न विथ द चेंज इन वेलोसिटी, रादर यहाँ पे सिर्फ फाइनल वेलोसिटी मैटर करेगा, इनिशियल मैटर करेगा। So we will write that the final velocity is equal to initial velocity plus the integral of 0 to t a dt. That is how you will compute it. जब एक स्पेशल केस होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, look you can take it out, तब कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं जो कि हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं, and which will be discussed just in the future videos, which are really helpful and which can solve almost every problem of constant acceleration case, and these are some truly useful. But for now we'll leave it at this in this video only for motion in 1D, and in future videos we'll again cover more topics of this chapter, since this wasn't a one shot video क्योंकि it is mainly for J main 2023 as was asked in the poll, so it is mainly targeted at that only. So I wouldn't actually like to do it one shot क्योंकि it needs to be detailed at least. So that was just all for today, and thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.